नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव में हमारे सेकंड लेक्चर की, जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर, जिसको हम प्यार से बोलते हैं एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इससे पहले हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी कि डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते क्या हैं और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। फॉरवर्ड्स के बारे में हमने बात करी थी इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। सो गाइज़, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड के बारे में। मैं आपको हल्का सा एक रिकैप देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या थे, जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारी प्रीवियस लेक्चर में देख लिया होगा कि ये मान लीजिए है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, और मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा आज, टुडे। आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि मिस्टर ए खरीदेंगे मिस्टर बी से एक शेयर, जिस शेयर की वैल्यू जो एक शेयर खरीदेंगे 1 दिसंबर 2020, 1 दिसंबर 2020 को, और वो शेयर खरीदेंगे 100 रुपये में। यानी मिस्टर ए मिस्टर बी से 1 दिसंबर 2020 को किसी भी एक कंपनी का, लाइक एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, उसका एक शेयर खरीदेंगे 100 रुपये में। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने बनाई लॉन्ग पोजीशन, इसको बोलते हैं एफ प्लस, इन्होंने बनाई शॉर्ट पोजीशन, इसको बोलते हैं एफ माइनस। फॉरवर्ड प्लस एंड फॉरवर्ड, लॉन्ग पोजीशन जो खरीदना चाह रहा है, शॉर्ट पोजीशन जो बेचना चाह रहा है। अब 1 तारीख को अगर मान लीजिए इस शेयर का प्राइस हो गया 120 रुपये, तो मिस्टर बी मिस्टर ए को 20 रुपये पे आउट कर देंगे। और अगर इस शेयर का प्राइस हो गया मान लीजिए 70 रुपये, तो मिस्टर ए मिस्टर बी को 30 रुपये पे आउट कर देंगे। ये हमने सब अपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। लेकिन उस जब हम वो लेक्चर में हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये ओवर द काउंटर होते हैं। ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर का मतलब जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन कौन तय करता है, उसमें पार्टी तय करती है। लाइक आपको और मुझे अगर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो कितने शेयर खरीदे या बेचे जाएंगे, किस तारीख को हम सेटलमेंट करेंगे, क्या लॉट साइज़ रहेगा, ये सब कुछ आप और मैं मिलके बैठ के तय करेंगे। इसमें तीसरा आदमी कोई नहीं है। ये पूरी तरह से कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज्ड समझ रहे हैं ना आप बात, यानी जिसको पूरा डिज़ाइन आप लोग मिलके कर रहे हैं वो कस्टमाइज्ड है। लेकिन अक्सर जब हम लोग बचपन में क्रिकेट मैच खेलते थे, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, ऐसा होता है कई बार जब टीमें मैच खेलती हैं तो आपस में कुछ पैसे लगा लेती हैं। लाइक 10-10 रुपये से मैच कर लिया, 20-20 रुपये से कर लिया, 50-50 रुपये से कर लिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो टीम हार जाती है वो पैसे पे नहीं करती। फिर उसके बाद क्या होता है, जब दूसरी टीम जीतती है, यानी दूसरी टीम जो हारने वाली टीम है वो जीतती है, तो अब जो हारी है वो उसे पैसे पे नहीं करेगी। तो उसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट रिस्क। यानी कि जो भी पार्टी हारी, मैंने कहा ना डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव शर्त है। आपने कहा कि प्राइस 100 से ऊपर जाएगा मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने कहा नीचे जाएगा, इसी बीच की तो शर्त है। अब अगर 100 से जितना ऊपर गया तो ए को उतना बी देगा, और अगर 100 से जितना नीचे गया तो बी को उतना ए देगा। तो इसी चीज़ की तो शर्त है। लेकिन इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क ये होता है कि अगर मान लीजिए प्राइस 100 से ऊपर चला गया, अब ए ढूंढता फिर रहा है बी को, बी मिल ही नहीं रहा है, बी ने पैसे देने से मना कर दिया। और अब अगली बार मान लीजिए फिर ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, उस टाइम प्राइस 70 रुपये चला गया, अब बी ढूंढता फिर रहा है ए को, और अब ए नहीं मिल रहा, जैसे टीमों में होता था। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ध्यान हो, तो हम लोग बचपन में क्या करते थे कि दोनों टीम में, टीम 1 एंड टीम 2, किसी एक व्यक्ति के पास अपना पैसा जमा करवा देते थे मैच से पहले, कि जो कोई एक तरह से निष्पक्ष और एक बीच में एक बड़ा आदमी होता था, उसके पास पैसे जमा करवा देते थे। अब उस आदमी के पास गारंटी होती थी और जो टीमें जीतती थी वो उसी को पैसा दे देता था। इससे हमारे पास क्या होता था, इससे हमारा एक तरह से डिफ़ॉल्ट रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता था। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है उनमें और सब कुछ तो बात सही है, लेकिन उनमें सबसे मेन जो ड्रॉबैक है वो क्या है, डिफ़ॉल्ट रिस्क होने का। लाइक यहाँ पे मैं हूँ हरियाणा के अंदर,
और यहाँ पे आप बैठे हैं मान लीजिए महाराष्ट्र में, अब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और अब एग्जीक्यूशन डेट पर आपको मुझे 50 रुपये देने हैं और अब आप दे नहीं रहे, तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ी एक दिक्कत होती थी फॉरवर्ड में कि उसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क हो सकते थे, और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास इस फॉरवर्ड जो ओवर द काउंटर था, कस्टमाइज था दो के बीच में, इसके बीच में हमने स्टॉक एक्सचेंज को डाल दिया कि स्टॉक एक्सचेंज हमारे बीच में रहेगा। जैसे हम बचपन में टीम में एक बिचौलिए के पास पैसे जमा करवा देते थे, इसी तरह यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से हमारे मीडियोकर हैं, और स्टॉक एक्सचेंज ये इंश्योर करेगा कि जिस दिन एग्जीक्यूशन है उस दिन मुझे अपने पैसे मिले या उन्हें अपने पैसे मिले। तो इसके बारे में एक बार हम डिटेल में सीखते हैं। तो ये है हमारे सामने फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर बाय और सेल सम अंडरलाइन असेट्स एट ए फ्यूचर डेट एट ए फिक्स प्राइस टुडे। देखिए फॉरवर्ड की भी सेम टू सेम यही डेफिनेशन होती थी, फ्यूचर की भी यही है, बस वहाँ पे लिखा होता था कस्टमाइज्ड और यहाँ पे है स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, अब आप एक बात समझिए कि स्टॉक एक्सचेंज जब हमारे बीच में है, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जब स्टॉक एक्सचेंज हमारे बीच में है तो इस टाइम टर्म एंड कंडीशन कौन तय करेगा? इस टाइम सारी टर्म एंड कंडीशन स्टॉक एक्सचेंज तय करेगा। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बताएगा किस तारीख को एग्जीक्यूशन होगा, क्या लोट साइज़ होगा, क्या टर्म एंड कंडीशन होगी। इसी वजह से ये स्टैंडर्डाइज्ड है। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब जो चीज़ स्टैंडर्ड की है आपको वो लेनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ गई? जैसे कि मान लीजिए आपको रियल जूस लेना है, तो जो रियल का जूस है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। यानी आप गए और आपने अगर एप्पल का या मान लो रियल का एक मिक्स फ्रूट जूस लिया, तो वो जैसा सबको मिलता है ऐसा ही आपको मिलेगा, वो स्टैंडर्डाइज्ड है। लेकिन आप किसी जूस की शॉप पर चले गए और वहाँ पे आपने जाके मिक्स जूस का ऑर्डर दिया, तो वो आपका कस्टमाइज्ड है। यानी आप बता सकते हो ना कि भाई मुझे इसमें संतरा ज़्यादा डालनी है, या मेरे में पाइनएप्पल कम डालना, नमक डालना, शुगर डालना, या ये चीज़ मत डालना, ठंडा ज़्यादा रखना, कम रखना। यानी आप उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो जो फॉरवर्ड होते हैं उसमें कोई भी स्टॉक एक्सचेंज बीच में नहीं होता, इसलिए उन्हें हम ओवर द काउंटर बोलते हैं। और जो फ्यूचर होते हैं उसमें बीच में स्टॉक एक्सचेंज होता है हमें, यानी लाइक ये मैं हूँ आई और ये आप हैं यू। अब मुझे और आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो हम दोनों को कुछ मार्जिन मनी रखनी होगी किसके पास? स्टॉक एक्सचेंज के पास। अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन डेट आएगी तो स्टॉक एक्सचेंज, मैं आपको नहीं जानता, मैं जानता हूँ स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज मेरी सेटलमेंट करवाएगा और बदले में हम स्टॉक एक्सचेंज को थोड़ा सा जो उनका पैसा कमीशन होता है, फीस होती है, उसे पे करते हैं। तो इसलिए जो फ्यूचर्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, क्योंकि इसकी टर्म एंड कंडीशन सारी कौन तय करता है? स्टॉक एक्सचेंज तय करता है। इसलिए इन कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं या स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो फॉरवर्ड क्या हो गया? फॉरवर्ड हो गया आप और मैं डायरेक्ट मिलके शर्त लगा ली, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड। और फ्यूचर क्या हो गया? फ्यूचर में आप और मैंने शर्त लगाई है, लेकिन हमारे बीच में सिक्योरिटी कौन दे रहा है? स्टॉक एक्सचेंज दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि जब एग्जीक्यूशन का टाइम आए, जब स्टॉक मतलब कि डिलीवरी, जब मेन डेट आए, एक्सपायरी डेट आए, तो कोई भी पार्टी डिफ़ॉल्ट ना कर सके। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज जैसे कोई पैसे अपने पास मार्जिन के रूप में रख लेता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर जो MBA, MCOM, BCOM इस तरह के एग्ज़ाम में आता है कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। तो फॉरवर्ड हो गया ओवर द काउंटर और फ्यूचर्स हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि जो फॉरवर्ड है वो कस्टमाइज्ड है, यानी जब आप और मैं मिलके शर्त लगा रहे हैं तो हमारी कंडीशन भी खुद की हो सकती है। लेकिन जो एक्सचेंज ट्रेडेड है वो होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड, यानी जो उनकी टर्म एंड कंडीशन को कौन तय करता है? एक्सचेंज तय करता है। इनमें लिक्विडिटी कम होती है। लाइक आपने और मैंने शर्त लगा ली,
अब बीच में मैं चाहता हूँ कि मैं उस शर्त से निकल जाऊँ और कोई और पर्सन है वो इस शर्त में ज्वाइन कर ले, तो ऐसा बहुत कम होता है, मुझे मिलेगा ही नहीं। लेकिन जो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं वो मोर लिक्विड होते हैं। आपने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, तो आप अपना फ्यूचर जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, एक्सपायरी डेट है, उससे पहले भी किसी को बेचकर निकल सकते हैं। इसमें जो क्रेडिट रिस्क होता है, पार्टीज़ है वो डिफ़ॉल्ट कर सकती है, यहाँ पे कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होता क्योंकि बीच में एक्सचेंज है। यहाँ पे कोई भी मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमें स्टॉक एक्सचेंज के पास मार्जिन करना पड़ता है। यहाँ पे रेगुलेशंस है वो बहुत कम होती है, यानी आप और मैं जब मिल के बैठे हैं तो अपने हिसाब की रेगुलेशन चलेगी। यहाँ पे रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें फॉरवर्ड स्वैप ऑप्शंस, और ये होते हैं मेनली फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, इंडिया में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से बैन है। इंडिया में आप केवल और केवल कमोडिटी में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो OTC डेरिवेटिव्स है, वो जो LC गुप्ता कमेटी थी जिसके थ्रू इंडिया में ये, अगर आप नेट GRF की तैयारी में जा रहे हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, LC गुप्ता कमेटी और इनकी रिकमेंडेशन आई थिंक 2000 में आई थी। ये कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि LC गुप्ता कमेटी किस लिए थी, कब कंस्टिट्यूट हुई थी, कब उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। तो LC गुप्ता कमेटी इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए थी, और इन्हीं की रिकमेंडेशन पे इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू हुआ था। और सबसे पहले जो डेरिवेटिव को शुरू करने वाले जो स्टॉक एक्सचेंज था वो था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSE। तो अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी जो OTC है वो केवल और केवल कमोडिटी में मतलब कि एक तरह से लीगल है, और फाइनेंशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह से लीगल नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो ये हो गया फॉरवर्ड के बारे में। अब आप पूछेंगे सर, आपके दिल में क्वेश्चन आ सकता है, सर फॉरवर्ड में आपने हमें कोई क्वेश्चन नहीं करवाया। क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम जो मैंने आपको, फ्यूचर में जो मैंने आपको फॉरवर्ड में क्वेश्चन करवाया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन फ्यूचर में बनते हैं। यानी कि ये हो आप, ये हूँ मैं आई, ये हैं आप यू। मैंने बताया कि डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव है एक तरह की बेटिंग। मैंने F+ लॉन्ग पोजीशन बनाई, आपने F- शॉर्ट पोजीशन बनाई। मैंने कहा मैं आपसे ख़रीदूँगा एक शेयर 100 रुपये में 1 दिसंबर को। पर बच्चों ध्यान रखना कि जो भी फॉरवर्ड्स हैं उनकी जो सेटलमेंट होती है वो लास्ट थर्सडे को होती है, तो दिसंबर का जो लास्ट थर्सडे होगा उसमें अपनी सेटलमेंट होगी। पर हमने 100 रुपये का मैंने कह दिया, आपने कहा ठीक है हम इसे बेचेंगे। एक्चुअलिटी में, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है वो मैं आपको अभी, जब हम बेसिकली जब पूरा हम अपना फ्यूचर पे डिस्कस करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर और फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं उसमें बताऊंगा एक्चुअली में फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे होती है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ फ़िलहाल आपको। अब क्या है कि एक तरह से ये शर्त मैंने लगाई है कि प्राइस 100 से ज़्यादा रहेगा और आपने कहा 100 से कम रहेगा। अब मान लीजिए एक्सपायरी डेट पर प्राइस हो गया 120 रुपये, तो आप मुझे 20 रुपये दे देंगे क्योंकि आप शर्त हार गए। और अगर प्राइस हो गया 70 रुपये तो आप शर्त जीत गए, अब आपको 30 रुपये मैं दे दूँगा। लेकिन अगर आप कहें कि सर इसको आप किताबी भाषा में हमें बताइए, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि मैंने आपसे कहा था 100 रुपये में ख़रीदूँगा, अभी शेयर का प्राइस है 120 रुपये, आप इसको मार्केट से 120 रुपये में ख़रीदेंगे और मुझे 100 रुपये में बेचेंगे, मैं तुरंत इसे मार्केट में 120 में बेच दूँगा। यानी जो चीज़ मुझे 100 में मिली उसका बाज़ार मूल्य 120 रुपये है, तो मुझे कितने का फ़ायदा हो गया? 20 रुपये का, है ना। तो मैं यही कहूँगा ना भाई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मेरे खाली 20 रुपये दे दो, फिजिकल सेटलमेंट है ही नहीं। इसी तरह अगर मान लीजिए प्राइस हो गया 70 रुपीज़, तो आप मुझे फटाफट ये शेयर 70 में ख़रीद के 100 में बेच दोगे, और मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोबारा 70 में बेच दूँगा, मुझे 30 रुपये का नुकसान हो गया। यानी आपको 30 रुपये मिल गए, तो मैं कह दूँगा ना मैं शेयर लेना ही नहीं, आप सिर्फ 30 रुपये ले लो। तो ये एक तरह से बैटिंग हो गई अप साइड और डाउन साइड के लिए। तो आई होप यहाँ पे आपको जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस का मतलब है ऑप्शन को परचेज करना। ऑप्शन यानी कि
मैं किसी भी चीज़ को खरीदने या बेचने के लिए अपने पास एक ऑप्शन रखना चाहता हूँ कि मैं चाहूँ तो उस चीज़ को खरीदूँ और चाहूँ तो ना खरीदूँ। और बेचने के लिए वो ऑप्शन रखना चाहता हूँ कि मैं चाहूँ तो बेचूँ और मैं ना चाहूँ तो ना बेचूँ। लेकिन सामने वाली पार्टी भी अगर इसी तरह चाहने ना चाहने पे आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है? मान लीजिए मैंने भी एक ऑप्शन रख लिया और सामने वाले ने भी ऑप्शन रख लिया तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। मेरे को फ़ायदा होगा तो वो नहीं बेचेगा, उसे फ़ायदा हुआ तो मैं नहीं बेचूंगा। लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि दो पार्टियों में से, ये पार्टी वन है और ये पार्टी टू है, इन दो में से किसी एक के पास ऑप्शन होता है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, जिस एक के पास ऑप्शन होता है वो खरीदार भी हो सकता है, वो खरीदने वाला भी हो सकता है और वो बेचने वाला भी हो सकता है। खरीदने वाला भी हो सकता है और बेचने वाला भी हो सकता है। लेकिन जिसके पास ऑप्शन है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे चलाए या ना चलाए। अब ये चीज़ आपकी थोड़ी सी कम समझ में आई होगी। अब जरा हम इसमें आते हैं। ऑप्शन आर द कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द होल्डर द राइट बट नॉट द ओब्लिगेशन। यानी कि मेरा अधिकार है लेकिन मेरी जिम्मेवारी नहीं है किसी भी चीज़ को खरीदने या बेचने की। समझ में आई? यानी मेरे पास सिर्फ राइट है लेकिन ओब्लिगेशन नहीं है मेरे ऊपर उस चीज़ को खरीदने या बेचने का, सिर्फ और सिर्फ अधिकार है। द होल्डर ऑफ ऑप्शन हैज़ टू पे प्राइस ऑफ द ऑप्शन टर्म्ड एज प्रीमियम। जो भी ऑप्शन का होल्डर है उसे ऑप्शन के लिए कोई ना कोई प्राइस पे करना पड़ता है ऑप्शन को परचेज करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। और ऑप्शन दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब ज़रा आप एक बात समझना, ये हूँ मैं और ये हैं आप। मैंने कहा कि मैं आपसे एक शेयर ख़रीदूँगा 100 रुपये में 1 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन मेरी मर्जी होएगी तो मैं ख़रीदूँगा और नहीं मर्जी होएगी तो नहीं ख़रीदूँगा। लेकिन आपको हर हाल में बेचना ही बेचना है अगर मैं ख़रीदूँ तो क्या आप मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लेंगे? आप कहेंगे हम क्यों करें? आप कहोगे ठीक है, तेरी आपकी मर्जी है तो मेरी भी मर्जी है, मैं भी नहीं बेचूंगी या बेचूंगा। तो इस केस में क्या होगा, मैंने आपको कहा भाई ये लगो 5 रुपये फ़िलहाल तुम आज ही, मैंने आपको 5 रुपये पे कर दिए और ये एक तरह से हो गया बयाना। मैंने आपको एक बयाना पकड़ा दिया और अब मैंने कहा कि मैं तुमसे ये ख़रीदूँगा 1 दिसंबर को और ये अपना बयाना पकड़ो 5 रुपये। अब अगर तो मैं ख़रीदूँगा तो ये 5 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे मेरे मूल्य में, समझ में आ रही नहीं आ रही है? और अगर तो मैं नहीं ख़रीदूँगा तो ये 5 रुपये तुम रख लेना। ये जस्ट आप ऐसे समझो कि आप एक ज़मीन ख़रीदने के लिए गए और ज़मीन ख़रीदने के लिए गए, आपने देखा कि ज़मीन की वैल्यू 10 लाख रुपए है। अब 10 लाख रुपए की ज़मीन है, आपने जो भी ज़मीन बेचने वाला था उसको बयाना पकड़ा दिया 1 लाख रुपए और कहा कि इस ज़मीन को हम 3 महीने बाद ख़रीदेंगे। अब 3 महीने बाद आप ज़मीन ख़रीदने के लिए आपके पास राइट है, ओब्लिगेशन नहीं है। यानी कि आप चाहोगे तो ज़मीन खरीदोगे, चाहोगे तो नहीं खरीदोगे। लेकिन जो बेचने वाला है उसके पास ओब्लिगेशन है, उसके पास राइट नहीं है, उसको तो बेचनी ही पड़ेगी अगर आप ख़रीदने चले गए तो यही है ऑप्शन। जब मैंने बयाना दिया, जब मैंने प्रीमियम की मनी दी तो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं चाहूँ तो ख़रीदूँगा, चाहूँ तो नहीं ख़रीदूँगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह के ऑप्शन को बोलते हैं कॉल ऑप्शन, यानी राइट टू परचेज, किसी भी चीज़ को खरीदने का ऑप्शन रखना। तो सर पुट ऑप्शन क्या हुआ? पुट ऑप्शन भी सेम ऐसा ही है, ये हूँ मैं और ये हैं आप, ठीक है। मैंने कहा ठीक, मैं आपसे 1 दिसंबर को एक कंपनी का शेयर खरीदूँगा 100 रुपये में। आपने कहा सर ठीक है, लेकिन मेरा मन करेगा तो मैं बेचूंगा, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन आपको हर हाल में ख़रीदना ही ख़रीदना है। मैंने कहा अच्छा जी, ये क्यों? आपने कहा आप लो ये 5 रुपये पकड़ लो।
अगर तो मैंने आपको बेचा तो ये 5 रुपये आप मेरे वापस कर देना, और अगर मैंने आपको नहीं बेचा तो ये 5 रुपये आप रख लेना। यानी ये है 5 रुपये प्रीमियम। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ आपके पास मिल रहा है आपको राइट टू सेल। राइट टू सेल, राइट टू सेल का मतलब कि आपका अधिकार है, आप चाहो तो बेचो चाहो तो ना बेचो। और ये अधिकार आपको किसके बदले में मिला है, ये अधिकार आपको इन 5 रुपये के बदले में मिला है। इसी तरह यहाँ पे है राइट टू परचेज, यानी आपके पास अधिकार है, आप चाहे तो ख़रीदें चाहे तो ना ख़रीदे, लेकिन ये अधिकार आपको किसके बदले में मिला है, इस 5 रुपये प्रीमियम के बदले में मिला है। अगर आप अपने उस अधिकार को यानी अधिकार को यूज़ में लाते हैं, यानी नहीं ख़रीदते हैं, डील से बाहर निकलते हैं, तो ये 5 रुपये सामने वाली पार्टी को मिल जाता है। तो कॉल ऑप्शन यानी राइट टू परचेज, पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल। और है ये भी शर्त के लिए ही, एक तरह से बैटिंग है, सिर्फ शर्त लगाना है ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। लेकिन जो ऑप्शन होल्डर होता है वो अपना एक तरफ का लॉस को मतलब कि क्रैक कर लेता है। ये कैसे होता है ये देखते हैं हम अब यहाँ पे। सबसे पहले हम आते हैं कॉल ऑप्शन पे। एज अर्लियर मैंने आपको बताया कि कॉल ऑप्शन इज़ राइट टू बाय एन अंडरलाइन असेट्स एट ए स्पेसिफाइड प्राइस ऑन और बिफोर पर्टिकुलर डे बाय पेइंग ए प्रीमियम। आपने एक प्रीमियम पे करके 5 रुपये पे करके किसी भी असेट्स को ख़रीदने का राइट ले लिया कि आप चाहें तो ख़रीदें चाहें तो ना ख़रीदें। और ये कब होता है, ये होता है अपसाइड बेटिंग के लिए। कोई भी आदमी कॉल ऑप्शन तब लेता है जब उसे लगता है कि शेयर के प्राइस फ्यूचर में ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर बहुत सारे ऊपर चले जाएंगे। A call option has unlimited profit potential as there is no upper limit to the stock price। एक स्टॉक प्राइस जितनी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा कॉल ऑप्शन के प्रॉफिट उतने ही ज़्यादा जा सकते हैं, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है इसमें। अब ज़रा देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, और आई होप आप इसे समझ जाएंगे। मिस्टर ए बाइज ए कॉल ऑप्शन एट ₹3, यानी 3 रुपये पे करे उन्होंने, टू बाय 1 TCS शेयर एट ए प्राइस ऑफ 50 फ्रॉम मिस्टर बी। और इसकी एक्सपायरी डेट है 26 नवंबर 20 को। 26 नवंबर 20 शायद लास्ट थर्सडे है, तो इसलिए मैंने, क्योंकि इसकी एक्सपायरी तभी होती है। समझिए कि मिस्टर ए ने एक कॉल ऑप्शन बाय करा है मिस्टर बी से 3 रुपये में, ठीक है। मिस्टर ए ने कहा है कि मिस्टर बी, ये हो गया मिस्टर ए और ये हो गया मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 3 रुपये दे दिए और कहा कि 26 नवंबर को मैं आपसे TCS का शेयर खरीदूँगा 50 रुपये में, लेकिन मेरा मन होएगा तो मैं ख़रीदूँगा और नहीं मन होएगा तो नहीं ख़रीदूँगा। और 3 रुपये मिस्टर बी के पास चले गए। अब मान लीजिए 26 नवंबर को जो शेयर प्राइस है वो 45 रुपये पहुँच गया, ठीक है। शेयर प्राइस कितना हो गया, 45 रुपये। तो क्या ये ए है, क्या ए इस शेयर को ख़रीदेगा 50 में? वो बिल्कुल नहीं ख़रीदेगा। वो कहेगा भाई मैं क्यों ख़रीदूँ 50 रुपये 45 की चीज़। वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेगा। अब क्या होगा, अब ये होगा जो पे ऑफ है वो नील होगा, कॉल लैप्स हो जाएगी और बी के पास जो 3 रुपये थे बी उसे जब्त कर लेगा। यहाँ पे ए का लॉस 3 रुपये और बी का गेन 3 रुपये। अब आप समझो कि ये 45 से नीचे 40 हो जाए तो भी क्या होगा, तो भी ये होगा, ए खरीदेगा ही नहीं। 35 हो जाए तो भी, 30 हो जाए तो भी, यानी कि इससे नीचे, यहाँ से नीचे 50 से नीचे, 50 भी क्या मैं कहूँ 47 से बिलो, जैसे ही 47 से बिलो आया ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर हो जाए, कॉल लैप्स कर जाएगी और ए खरीदने से मना कर देगा। यानी ए को मैक्सिमम लॉस कितने का हो सकता है, 3 रुपये का हो सकता है, और बी को मैक्सिमम गेन कितने का हो सकता है, 3 रुपये का हो सकता है। आगे अगर मान लीजिए प्राइस हो गया 60 रुपये, 60 रुपये हो गया तो क्या होगा, अब ए भागा भागा बी के पास जाएगा, ला भाई ला शेयर बेच मुझे। शेयर कितने का है, 50 रुपये का,
और उसका प्राइस कितना है 60 रुपये। अब मैंने बताया ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ शर्त के लिए है। ए ने कहा कि प्राइस 50 से ऊपर जाएगा, बी ने कहा 50 से नीचे जाएगा। नीचे गया तो बी जीत गया, ऊपर गया तो ए जीत गया। अभी ऊपर है तो 50 रुपये का शेयर, सॉरी 60 रुपये का शेयर 50 में मिलेगा। तो एक्चुअली में तो क्या होगा कि बी ए को एक शेयर देगा, कितने रुपए में, 50 रुपये में, जिसकी वैल्यू कितनी है 60 रुपये। ए उस 60 रुपये के शेयर को मार्केट में 50 के शेयर को मार्केट में 60 का बेचेगा और 10 रुपये का फ़ायदा कमाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या होगा, कहेंगे इतना झंझट करना ही क्यों है, तू मुझे 10 रुपये दे दे सीधा। तो बी क्या करेगा, बी ए को कितने रुपए पे कर देगा, 10 रुपये पे कर देगा। पर ए ने बी को 3 रुपये तो पहले ही पे कर रखे हैं, तो अब ए के पास कितने बच गए 7 रुपये, और बी को लॉस कितना हो गया 7 रुपये का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब मान लीजिए कि ड्यू डेट को जो प्राइस है, लेट्स सपोज वो प्राइस 100 रुपीज़ हो जाता है। तो 100 रुपीज़ में क्या होगा, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये है ए और ये है बी। ए ने बी को 3 रुपये दिए और कहा कि मैं शेयर खरीदूंगा 50 रुपये में, ठीक है ना। बेसिकली इनके बीच में एक शर्त लगी, ये है सी प्लस और ये है सी माइनस। बेसिकली इनके बीच में शर्त लगी, ए ने कहा कि शेयर प्राइस 50 से ऊपर जाएगा, बी ने कहा नीचे जाएगा, शर्त लग गई। अब शेयर प्राइस कितना चला गया 100 रुपये, तो बी ए को कितने रुपए दे देगा 50 रुपये दे देगा। और ए को फ़ायदा कितने हुआ, ए को फ़ायदा हुआ 3 रुपये, तो ये पहले ही दे चुका है 47 रुपीज़ का। अब ऐसे ही मान लीजिए जो प्राइस है वो 50 से 5000 हो जाए तो -3 कर लो, उतना फ़ायदा हो गया। 5 लाख हो जाए तो उस 5 लाख में से -3 कर लो, उतना फ़ायदा। यानी अपर साइड कोई भी लिमिट नहीं है, नुकसान है वो फिक्स है 3 रुपये, फ़ायदे का कोई भी एक तरह से लिमिट नहीं है, फ़ायदा कितना भी हो सकता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो ए को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और बी के प्रॉफिट के चांसेस मात्र 3 रुपये हैं। अब आप मुझसे कह सकते हैं सर इसमें तो ए का तो बहुत फ़ायदा है, बी का तो नुकसान ही नुकसान है, लेकिन बेटा चांसेस इसके होने के ज़्यादा हैं। यानी बी को 3 रुपये मिलने के चांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं। तो ये है हमारा कॉल ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, इसको आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है। मान लीजिए एक्स एंड वाई, ये सी प्लस है, ये सी माइनस है। एक्स ने वाई को 5 रुपये दिए और कहा कि मैं आपसे एक शेयर खरीदूंगा 100 रुपये में और ये 5 रुपये ऑप्शन के लिए पे करें। अब मान लीजिए अगर एक्सपायरी डेट है मान लीजिए 26 नवंबर, और 26 नवंबर को जो शेयर का प्राइस है वो 150 रुपीज़ है, तो बताइए एक्स को कितना प्रॉफिट होगा और पे ऑफ कितने रुपए का होगा, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आपको सोल्व करके देखना है। आगे हम चलते हैं पुट ऑप्शन पे। पुट ऑप्शन में मतलब होता है ए पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल अंडरलाइन असेट्स एट ए स्पेसिफाइड प्राइस ऑन और बिफोर पर्टिकुलर डे बाय पेइंग ए प्रीमियम। पुट ऑप्शन इज ओनली फॉर डाउनसाइड बेटिंग। ये शर्त ही है, लेकिन पुट ऑप्शन में कोई आदमी कब शर्त लगाता है, जब उसे लगता है कि शेयर के प्राइस कहाँ जा सकते हैं, डाउन साइड जा सकते हैं। ये किसके लिए है, डाउन साइड बेटिंग का है। द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ बाइंग ए पुट ऑप्शन इज लिमिटेड। मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें लिमिटेड होता है क्योंकि स्टॉक का प्राइस मैक्सिमम 0 से ज़्यादा जा नहीं सकता, ठीक है। तो प्रॉफिट की जो लिमिटेशन होती है इसमें लिमिटेड सी होती है। और पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, पुट ऑप्शन का मतलब ये है कि जो बेचने वाला है उसके पास ये अधिकार है कि चाहे तो बेचे चाहे तो ना बेचे। जैसे कि राम परचेज ए पुट ऑप्शन, राम ने पुट ऑप्शन परचेज कराए किसके लिए, एट ए 60 रुपीज़ फॉर सेल 1 ONGC शेयर एट ए प्राइस ऑफ 500 टू शाम ऑन 30 अगस्त 2000, इसको कर लेते हैं हम 21, ठीक है भाई। राम ने
ये है मान लीजिए शाम और ये है राम। राम ने पुट ऑप्शन परचेज करा है, लेकिन राम जो सिक्योरिटी है उसे क्या करेगा, सेल करेगा शाम को। लेकिन ऑप्शन राम के पास है कि चाहे तो बेचे चाहे तो ना बेचे। अब आप बात समझिए, यानी राम ने और शाम में शर्त लग गई। राम कह रहा है प्राइस 500 से नीचे जाएगा, शाम कह रहा है प्राइस 500 से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए शर्त लग गई। अब ड्यू डेट पे प्राइस हो गया 600 रुपये। तो क्या राम कोई भी 600 रुपये का शेयर 500 में बेचेगा? वो नहीं बेचेगा, वो कहेगा मेरे को बेचना ही नहीं है। तो होगा क्या, राम का लॉस हो जाएगा 60 रुपीज़, क्योंकि इसने 60 रुपीज़ दे रखे हैं शाम को, और शाम का प्रॉफिट हो जाएगा 60 रुपीज़। इसी तरह से मान लो 700 हो जाए, 800 हो जाए, 900 हो जाए, यानी 500 से ऊपर जितना भी चला गया राम उस शेयर को बेचेगा ही नहीं, क्योंकि राम ने क्या क्या लगा रखी है, राम ने डाउन साइड के लिए बैटिंग लगा रखी है। मैंने कहा ना, ए पुट ऑप्शन इज़ ओनली फॉर डाउन साइड बैटिंग। राम कह रहा है कि शेयर 500 से नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा इसलिए इसने 60 रुपये दे रखे हैं, अगर नीचे नहीं गया तो एक्सरसाइज होगा ही नहीं। और अगर मान लीजिए शेयर का प्राइस हो गया 400 रुपये, तो 400 रुपये हो गया तो राम कहेगा देखा भाई कही थी ना मैंने नीचे जाएगा, नीचे चला गया। कितने रुपए नीचे चला गया? 100 रुपये। ला फटाफट 100 रुपये मुझे दे दे। शाम 100 रुपये राम को दे देगा, और अल्टीमेट राम का फ़ायदा कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 40 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। और शाम का लॉस कितना हो जाएगा, 40 रुपये, क्योंकि शाम ने 40 रुपये फालतू देने पड़े, 60 रुपये पहले ही मिल गए थे। अच्छा मान लीजिए सेम यहीं पे अगर ये प्राइस 200 रुपये हो जाए तो शाम को राम को कितने देने पड़ेंगे, इस टाइम कितने देने पड़ेंगे, इस टाइम देने पड़ेंगे 300 रुपये, है ना। और फ़ायदा कितने का होगा इसे, -60, यानी 240। तो राम तो ये चाहेगा पुट ऑप्शन परचेज करने के बाद कि शेयर का प्राइस 0 पहुंच जाए, कि जैसे शेयर का प्राइस 0 पहुंचा, लाइक मान के चलते अगर शेयर का प्राइस 0 पहुंचा तो राम को कितने रुपए मिल जाएंगे, 500 - 60, यानी कि 440 रुपये का मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये होने का, शेयर बिल्कुल 0 जाने का, धड़ाम होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये था हमारा पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में ये थोड़ा सा कम आया है तो आप एक बार इस एग्ज़ाम्पल को दोबारा पढ़िएगा, दोबारा समझिएगा, आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। अगला एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है, अमेरिकन वर्सेस यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन कौन से होते हैं? अमेरिकन ऑप्शन होते हैं जो जिस दिन आपने ऑप्शन परचेज करा है उससे एक्सपायरी डेट तक किसी भी टाइम उनको एक्सरसाइज करा जा सकता है एक टाइम में। यानी कि मैंने आज अगर ऑप्शन परचेज कर लिया तो मेरी मर्जी है जब तक एक्सपायरी डेट आई जब तक कभी भी कर लूँ। लेकिन यूरोपियन ऑप्शन में केवल और केवल एक्सपायरी डेट पर ही ऑप्शन को एक्सरसाइज करा जाएगा। जो ये ऑप्शन है ये इंडिविजुअल ऑप्शन ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ अवेलेबल एट NSE आर अमेरिकन टाइप ऑप्शंस। ठीक है, जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी में है वो अमेरिकन टाइप है। ऑल इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडेड एट NSE आर यूरोपियन टाइप ऑप्शंस। जो मतलब कि इंडेक्स में जो ऑप्शन है वो सारे क्या हैं, यूरोपियन टाइप है। तो ये जो ऑप्शंस को आप डिटेल में हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस कोई वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस और डिटेल में इनके जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सो गाइस ये था अभी आज का लेक्चर। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।